दोस्तों आज हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि मजबूत वसीयत कैसे लिखें, हाउ टू राइट एन स्ट्रॉन्ग विल। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि ये वसीयत यानी कि विल होता क्या है। तो एक्चुअली ये कानूनी दस्तावेज है। क्या है? यह एक कानूनी दस्तावेज है जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 उसमें प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके कोई भी भारतीय नागरिक जो वयस्क हो वो बना सकता है यह दस्तावेज। ओके, मैं आपको एग्जांपल समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको बारीकी समझ में आ जाए। सपोज कीजिए एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है जिसका नाम है दीनानाथ। क्या नाम है? दीनानाथ। ये दीनानाथ जो है वो चाहता है कि भाई अपने संपत्ति का जो बंटवारा है या वितरण है अपने जीते जी करके चले जाएं ताकि मृत्यु के बाद किसी तरह का उलझन ना रहे। ऐसा भी हो सकता है दीनानाथ के मान के चलिए दो लड़के हैं, एक एकदम निकम्मा निकल गया, एक जो है सेवा कर रहा है। तो दीनानाथ चाहता है कि भाई जो निकम्मा निकला है, जो स्वार्थी निकला है, उसको हम अपने संपत्ति से बेदखल कर देंगे। तो उसके लिए भी जो है ये वसीयत लिख सकता है अपने जीते जी। ठीक है, तो वसीयत लिखने का जो काम है दोस्तों, वो कोई भी व्यक्ति जो वयस्क हो, उसका अपना संपत्ति हो, खुद से अर्जित किया हुआ हो, वो एक वसीयत बना सकता है। उस संपत्ति का वितरण किस तरह से होगा इसके मृत्यु के बाद वो लिख सकता है। लेकिन ध्यान रहे वो संपत्ति का असली मालिक होना चाहिए, यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होना चाहिए, जो खुद से अर्जित किया हो अपने जीवन काल में। ऐसा नहीं कि पुश्तैनी संपत्ति जो है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसको हम लोग पैतृक संपत्ति कहते हैं, उसका वसीयत लिख के चले जाए, एक बेटे को बेदखल कर जाए, तो ऐसे भी वो वसीयत का जो है वैल्यू खत्म हो जाएगा। अगर पैतृक संपत्ति भाई हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो उसका बंटवारा होगा, अगर भाई मुस्लिम है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर होगा। ठीक है, सिंपल सी फंडा है। तो वसीयत उसी का होगा जो भाई खुद का संपत्ति हो। क्लियर? कई लोग ये भी कह के पूछते हैं, सर एक विकलांग लड़का है तो उसके पिताजी चाहते हैं कि भाई इसे ज्यादा संपत्ति दिया जाए, तो इसके लिए क्या किया जाएगा? तो भाई वसीयत तो लिख सकते हैं अपने जीते जी, या दान पत्र भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये वसीयत जो है जिस तरह से दान पत्र होता है, सेल डीड होता है, ठीक है, उसी टाइप का एक ये है, लेकिन थोड़ा सा खास है क्योंकि ये लागू होता है मृत्यु के बाद। जिसने लिखा है उसके मृत्यु के पश्चात लागू होता है कि भाई उसके संपत्ति का बंटवारा किस तरह से होगा। तो यहां पर दोस्तों जो मेरा सवाल है, मजबूत वसीयत कैसे लिखें, या मजबूत का इसीलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि भाई वसीयत तो व्यक्ति लिख के चला जाता है, लेकिन कुछ कमियों की वजह से वो वसीयत कोर्ट के माध्यम से खारिज भी हो जाता है। कई मामलों में ऐसा देखा गया कि सही वसीयत था लेकिन उसमें कुछ कमियां थी जिसकी वजह से कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। और कई ऐसा भी है कि भाई लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, फॉल्स वसीयत बना करके जो है सो संपत्ति में चैलेंज करते हैं। ये सारा भी चीज होता है। क्लियर? तो दोस्तों मान के चलिए कि भाई ये जो दीनानाथ है वो वसीयत बनाना चाह रहा है कि भाई उसके संपत्ति, चाहे जमीन है, चाहे घर है, चाहे जेवर है, चाहे बैंक सेविंग है, या जो चीज भी है, सोना है, चांदी है, किस तरह से उसका बंटवारा होगा वो लिखना चाह रहा है। तो दोस्तों ये है आपका वसीयत का फॉर्मेट, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 है उसके तहत वसीयत जो है आप किसी सादा पेपर पर बनवाएं या फिर जो है आप उसका रजिस्टर कराएं, बात बराबर है। ऐसा नहीं कि आप रजिस्टर करा दिए हैं तो भाई वो बहुत ही मजबूत होगा, आप सादे पेपर पर बनाए हैं तो मजबूत नहीं होगा, फॉल्स होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप कहीं भी जो है बनावें उसका वैल्यू लगभग सेम होता है, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। यहाँ पर जो है इसे करके इससे बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, सेलेक्ट करके इसे थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों वसीयत बनाने का काम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। रजिस्टर कहाँ होगा? तो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में ये रजिस्टर हो जाता है वसीयत। क्लियर? देखिए मजबूत वसीयत कैसे लिखें ताकि भाई कल जाकर के कोई इसे कोर्ट में चैलेंज ना करे, अगर चैलेंज करता भी है तो उसका चैलेंज खारिज हो जाए, वो केस में हार जाए। ठीक है, वसीयत जो है सही साबित हो। क्लियर? तो दोस्तों यहां पर जो है
जो भी अगर आप रजिस्टर वसीयत करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि और भी वो थोड़ा सा ठोस होता है इसमें, नो डाउट। हालांकि कानून के अनुसार भाई रजिस्टर कराएं नहीं कराएं बात बराबर है, लेकिन कराएं तो बेहतर रहेगा और कराना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों वसीयतकर्ता, पहला यहां पर कंडीशन आता है वसीयतकर्ता का, ठीक है। वसीयतकर्ता पहला नंबर देते हैं, लिखेंगे यहां पर वसीयतकर्ता। तो दोस्तों जो वसीयत करता है, जो लिख रहा है, यहां पर लिख कौन रहा है, दीनानाथ लिख रहा है। तो यहां पर दीनानाथ का नाम, पिता का नाम, उम्र हो गया, ठीक है, उसका पूरा एड्रेस हो गया दीनानाथ का, ओके, आधार नंबर हो गया, ये सारा कुछ जो है यहां पर वो वसीयत करता में लिख, क्योंकि वसीयत करने वाला यही है, कौन, दीनानाथ, लिख दिया। अब यहां पर अगर वसीयत कर रहा है तो इसे कोई धारण भी करेगा, सिंपल सी फंडा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वसीयत ग्रहीता। दूसरा नंबर में आता है दोस्तों वसीयत ग्रहीता। वसीयत ग्रहीता में मतलब भाई दीनानाथ जिसे संपत्ति देना चाह रहा है अपने मृत्यु के बाद, वो सबका नाम रहेगा। हो सकता है अगर इसके 3 बेटे हैं, ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है, मान के चलिए कि ए और बी बेटे हैं और ये जो है सी बेटी है, क्लियर। वो चाहता है कि भाई हम बंटवारा कर दें अपने संपत्ति का, तो भाई वसीयत ग्रहीता में ये तीनों का नाम होगा, अगर तीनों को दे रहे हैं तब, या फिर अगर किसी एक ही व्यक्ति को दे रहे हैं, मान के चलिए अपने बेटी को ही सारा संपत्ति जो है सो दे रहे हैं, तो केवल यहां पर बेटी का नाम होगा, यानी जो भी इसमें जिसका भी यहां पर हिस्सा हक रहेगा, वसीयत ग्रहीता में जो है सो उसका नाम रहेगा, क्लियर। उसके बाद दोस्तों ये वसीयत करता हो गया, वसीयत ग्रहीता में ये सारा डिटेल रहेगा, पिताजी का नाम रहेगा, ठीक है, इन लोग का भी एड्रेस वगैरह सब कुछ यहां पर लिखा रहेगा। तीसरा नंबर में संपत्ति का विवरण, संपत्ति का विवरण। अब संपत्ति के विवरण में दोस्तों दीनानाथ का जो भी संपत्ति है, जमीन है, घर है, सोना है, चांदी है, बैंक अकाउंट बैलेंस है, कहीं पर फिक्स डिपॉजिट है, या जो कुछ भी है, ठीक है, उस संपत्ति का विवरण यहां पर जो है पूरा डालेगा, ठीक है, पूरा संपत्ति का डिटेल यहां पर दे दिया। अब भाई किसको कौन सा हिस्सा मिलेगा, कहां का हिस्सा मिलेगा, ये जो है यहां पर चौथा नंबर में यहां पर देते हैं वसीयत का विवरण। वसीयत का विवरण, ओहो चलिए ये वाह है, ठीक है, अच्छा मिटा के लिख देते हैं। वसीयत का विवरण कि भाई कौन सा संपत्ति में हो सकता है कि भाई दीनानाथ का कुछ इस जगह पर जमीन है, कुछ यहाँ पर ज़्यादा जमीन है, तो हो सकता है कि ये जो दीनानाथ है ए को यहाँ दे दे हिस्सा, बी और सी को यहाँ हिस्सा दे, तो इस तरह से भी जो है उसका पूरा जो है यहाँ पर विवरण देगा। वसीयत मतलब विल यानी इच्छा, भाई इसका जो इच्छा है ना वो यहाँ पर जो है सो लिख रहा था कि भाई बाद में दिक्कतें ना हो, परेशानी ना हो, क्लियर, ये सारी चीजें हैं, तो वसीयत का विवरण दे देगा। यहां तक तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई वसीयत करता वो अपना नाम ठिकान सब कुछ तो लिख ही लेगा, इसमें भी वसीयत ग्रहीता का नाम ठिकान लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। संपत्ति का विवरण जो भी होगा उसके पास वो दे ही देगा, ठीक है। वसीयत का विवरण भाई जिसको जहां देना चाह रहा है, कितना देना चाह रहा है, नहीं देना चाह रहा है, किसी को बेदखल करना चाह रहा है, उसका विवरण यहाँ पर डाल ही देगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब चल रहा है इसके मनमर्जी से, ठीक है। हालांकि पूरा वसीयत मनमर्जी से ही होता है, लेकिन अब जो यहां पर मैं बताऊंगा वो बहुत ही सेंसिटिव बात है, ठीक है। 5वां नंबर में गवाहों का हस्ताक्षर, गवाहों का हस्ताक्षर, ठीक है। 6ठा नंबर वसीयतकर्ता का हस्ताक्षर, वसीयतकर्ता का, हालांकि वसीयतकर्ता का ही पहले हस्ताक्षर होता है, साथ में फिर गवाहों का भी होता है, क्लियर। थोड़ा बहुत 19 मतलब आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, ऐसे कुछ बात नहीं है, लेकिन ये साथ में होना चाहिए, क्लियर। यहां पर दोस्तों मामला एकदम सेंसिटिव हो जाता है और यहीं पर डिपेंड करता है कि ये वसीयत भविष्य में जब चैलेंज किया जाएगा किसी के द्वारा, तो भाई वो वसीयत खारिज होगा, सही होगा या फिर गलत होगा। इसी के ऊपर यही दोनों फैक्टर के ऊपर जो है दोस्तों यहाँ पर डिपेंड करता है, तो इसमें ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? पहला बात, जो गवाहों का हस्ताक्षर है उन्हें भी वयस्क होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, ज्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। जैसे कि दीनानाथ का उम्र हो रहा है, मान के चलिए कि 70 साल, कितना हो रहा है, 70 ईयर हो रहा है। तो भाई ये जो बनाएंगे गवाह, एविडेंस, जो विटनेस जो बनाएंगे, ठीक है, उनका उम्र 45 साल, 50 साल, 40 साल, 35 साल, 30 साल या जो भी, ठीक है, कम ही उम्र का बनाएंगे, ताकि भाई ये मरे तब वो जो गवाह है, दोनों गवाह वो जीवित रहे। और ऐसे गवाह को बनाना है कि भाई दीनानाथ के वो हितैषी ना हो, पूरा एकदम अपना वाला ना हो, ठीक है, थोड़ा सा दूर के हों, ठीक है। तो फिर वो जो है कोर्ट और जिस समय कार्रवाई होगी कोर्ट में, तो फिर वो उचित समझा जाएगा। तो ये भी बात ध्यान में रखना है। तो गवाह जो है यानी विटनेस जो है, ऐसे व्यक्ति को बनाना है जो पूरा हितैषी आपका ना हो, ठीक है, जानता पहचानता हो थोड़ा बहुत। तो 2 गवाह कम से कम होना चाहिए। मैं तो सजेशन दूंगा कि भाई 3 गवाह रहे तो और भी अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि भाई जिस समय दीनानाथ का मृत्यु होगा उसके पहले एक आग गवाह टपक जाए, ये भी हो सकता है। हालांकि ये भी बात है कि दीनानाथ को पता चल जाएगा कि भाई फलाना गवाह जो गवाह है जिन्होंने यहाँ पर साइन किया है उनका मृत्यु हो गया है, तो फिर से दीनानाथ जो है ये वसीयत बना सकता है, क्योंकि भाई वसीयत अपने जीवन काल में कई बार बना सकता है, ये भी बात ध्यान में रखना है। लेकिन वही वसीयत मान्य होगा जो लास्ट में बनाई गई होगी, ठीक है, लास्ट में जो बनेगा वही मान्य होगा, इस बात को भी ध्यान में रखना है। क्लियर। तो यहां पर 3 अगर गवाह रहेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि तीनों की मरने की संभावना उतना नहीं है, लेकिन एक हो सकता है कि भाई टपक जाए, ठीक है, और दीनानाथ को ध्यान ना रहे, ये भी हो सकता है। क्लियर। साथ में दोस्तों वसीयतकर्ता का हस्ताक्षर, यानी दीनानाथ का तो भाई हस्ताक्षर या फिर जो है सो अंगूठे का निशान, ये तो होना ही चाहिए। अब यहीं पर जो है, यहां पर और भी चीजें हैं जिसे आपको समझना होगा। गवाहों जो 2 या 3 जो भी गवाह हैं उसके सामने ये दीनानाथ जो है हस्ताक्षर करेगा, ठीक है। उसके बाद दीनानाथ के सामने फिर वो गवाह लोग जो है वो हस्ताक्षर करेंगे। ये काम एकदम ऑन द स्पॉट होना चाहिए। गवाहों को पता होना चाहिए कि भाई इस वसीयत में क्या क्या लिखा हुआ है। अगर गवाह को पता है और गवाहों ने दीनानाथ को देखा है साइन करते हुए, वो भी होशो हवास में, और केवल होशो हवास में नहीं, होशो हवास के साथ साथ में बिना दबाव के, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति होशो हवास में है और उधर से बंदूक का नोक इधर लगा हुआ है तो होशो हवास में रह करके भी बेहवास हो गया, है कि नहीं। तो होशो हवास साथ में बिना दबाव के, ठीक है, ये साइन हो रहा है, ये गवाहों को दिखना चाहिए। क्योंकि कल होकर के अगर कोई वसीयत चैलेंज करता है इनमें से कोई या कोई अन्य व्यक्ति, तो भाई यही गवाह लोग जब जाएंगे कोर्ट में चढ़ेंगे तो ये बात वो बोलेंगे कि हाँ भाई मेरे सामने इन्होंने साइन की थी और वो होशो हवास में थे, सारी ज्ञान इंद्रियां उनकी काम कर रही थी, किसी भी तरह का कोई बीमारी या कोई वैसा मानसिक असंतुलन या कुछ भी नहीं था। होशो हवास का मतलब यही हुआ कि हाँ भाई आदमी फिट है, ठीक है, अपना इच्छा के अनुसार कोई भी काम करने के लिए, साथ में बिना दबाव का, यानी किसी भी तरह का दबाव भी नहीं था, एकदम फ्रीली वो काम कर रहे थे, साइन किए थे, ठीक है। तो इस तरह का गवाह होगा दोस्तों, तब जाकर के वो वैलिड होगा, ठीक है। अब ये चीज जो है कई लोग कहते हैं कि भाई रजिस्टर होगा कि नहीं होगा, इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट का कई जजमेंट भी है, आप देख लीजिएगा। साफ साफ कहना है कि भाई आप रजिस्टर करा दिए हैं वसीयत का, तो उससे क्या मतलब है, उससे क्या, अगर इसके अंदर में कंटेंट ही आपका सही नहीं है, गवाह ही बदल जा रहे हैं, गवाह ने साइन करते हुए देखा ही नहीं, या और भी कुछ चीजें हैं इसमें, इसके अंदर कंटेंट में त्रुटि है, तो फिर वो तो फॉल्स ही है। मेन होता है जो वसीयत बन रहा है उसके अंदर में भाई कंटेंट, गवाह जो वसीयत करता है उसका भाई स्वस्थ, ये सब यहां पर मायने करता है, इसका कंटेंट मेन है। बाकी बात रजिस्टर कराएं ना करें कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं सलाह देता हूं कि रजिस्टर जरूर कराएं, वो बहुत बेहतर होता है। क्लियर, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे, कहीं भी किसी तरह का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आप जो है कमेंट करके हमें बता सकते हैं,
तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरा तरीका से समझ गए होंगे। यह क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट्स, कानूनी दस्तावेज है। और इसमें जो है ना, दीनानाथ अपने अंतिम संस्कार वगैरह भाई किस तरह से किया जाएगा, कौन करेगा, ये सब का भी जो है जिक्र इस वसीयत में कर सकता है। कौन सा संपत्ति का प्रयोग करके संस्कार किया जाएगा, ठीक है, किस तरह से किया जाएगा। क्योंकि भाई व्यक्ति का वसीयत का मतलब ये अंतिम इच्छा होता है। क्या होता है? अंतिम इच्छा होता है। और उसका इच्छा का पूर्ति करना कोर्ट का भी दायित्व है और कोर्ट करना चाहता है। लेकिन कई बार जो है इसका लोग गलत मतलब निकालते हैं और गलत फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्लियर? क्योंकि हमारे समाज में ऐसे भी कुछ लोग हैं कि भाई ये दीनानाथ है, ABC हैं, अब इसमें कुछ ऐसे निकल जाएंगे कि कहना नहीं, तो उसको तो बेदखल करना तो चाहिए, ताकि भाई समाज भी सीखे कि इस तरह से फलाना किया था, उसके पिता ने वसीयत लिखा, उसको हिस्सा ही नहीं मिला, तड़पते रहे अपने जीवन भर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। और देखिए, किसी खास व्यक्ति के पास ये घटना घटी, लेकिन पूरा समाज उससे जो है सीखता है। सबसे बड़ा चीज़ ये। तो किसी तरह कन्फ्यूजन होगा दोस्तों तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट में ही। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।